ठीक, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, केवल कि बाटर सिस्टम क्या हो, और हमने ये भी पढ़ा द हिस्ट्री ऑफ करेंसी, हाउ मनी इवॉल्व, पंच कॉइन से लेके पेपर करेंसी तक। और बाटर सिस्टम में जो ड्रॉबैक था वो था डबल कोइंसिडेंट वांट। ठीक है, पीपीटी से देख लेते हैं क्या है इसको, व्हाट इज बाटर सिस्टम। यहाँ पर देखिए टमाटर के बदले गेहूँ दिया जा रहा है, तो इसमें अब जिसको ये जो गेहूँ बंदा जिसको दे रहा है टमाटर को, अब इसको चाहिए गेहूँ तभी तो लेगा, नहीं तो नहीं देगा, बोले मुझे टमाटर, मेरे को गेहूँ चाहिए नहीं। ठीक है, और अभी देखो बीच में टमाटर बहुत महंगा हो गया था, गेहूँ तो अभी भी 18 रुपये 20 रुपये किलो है, टमाटर 80 रुपये हो गया था, तो इसकी वैल्यू इक्विवेलेंस नहीं है। दूसरा डबल कोइंसिडेंट भी नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर द अदर गुड्स इज नोन एज बाटर सिस्टम। लिमिटेशंस क्या क्या थे, यहाँ पर देखिए लिखा है गुड्स, सम गुड्स आर इनडिविजिबल, मतलब हम तोड़ नहीं सकते थे। एग्जाम्पल में बोला कि डायमंड है मेरे पास, अब मुझे चाय पीनी है, अब कैसे हम एक डायमंड को ऐसे ब्रेक डाउन करें सच दैट कि हमको एक कप चाय मिल जाए, तो ब्रेकेबल नहीं है। साथ ही साथ डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरिंग वैल्यू, इसका क्या मतलब है, जब हम 100 रुपये की बात करते हैं तो उसमें 100 रुपये की वैल्यू स्टोर्ड है। ठीक है, हम उस 100 रुपये की चीज़ खरीद सकते हैं उसके वैल्यू के अनुसार। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट, साथ ही साथ डबल कोइंसिडेंट की डिमांड होनी चाहिए। ठीक है, तो एक स्टोर वैल्यू, क्योंकि जो पैसे होते हैं, जो चेक होता है या आपके पास जो करेंसी होती है, वो एक जैसे या फ़ोन पे में हमारे पास 1 लाख रुपए स्टोर है या 10,000 रुपये स्टोर है, तो वो स्टोर्ड वैल्यू है। वो स्टोर्ड वैल्यू जो है वो बाटर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। ठीक है, डबल कोइंसिडेंट बता ही दिया। ट्रांसफ़र पेमेंट आर डिफ़िकल्ट, अब जैसे मान लो, इसको ऐसे समझते हैं, अब ऑनलाइन ट्रांसफ़र आज के समय में हम कर सकते हैं ना, यहाँ से बैठे बैठे कहीं भी दुनिया के कहीं भी पैसे पे कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे से आना है, अमेजोन आ रहा है, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर ले रहे हो, लेकिन अगर बाटर सिस्टम होगा तो आप कैसे ट्रांसफ़र करोगे पैसे, नहीं हो पाएगा ना, संभव नहीं है। ये सारी लिमिटेशंस थी। उसके बाद आया मनी। मनी क्या है, मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमने बताया था कि ये बस एक जरिया है जिससे भी हम किसी गुड्स और सर्विस को हम परचेज या एक्सचेंज कर सकते हैं। एनीथिंग विच इज यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वर्ड देखना, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टेप ऑफ डिफरेंट पेमेंट इज कॉल्ड मनी। मनी ही क्यों एक्सेप्ट करते हैं, हमने बताया था कि बिकॉज गवर्नमेंट अथॉरिटी इस बात को अथोराइज करती है कि आप इस पर्टिकुलर करेंसी में लेन देन कर सकते हो। क्वेश्चन लिखवाया था इन्वर्टेड कॉमा में, क्या क्वेश्चन था कि करेंसी की कुछ अपनी कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी वो इतनी वैल्यू कैसे है, एक्सप्लेन। तो वही है, मैं क्वेश्चंस लाया हूँ यहाँ पे, अभी मैं क्वेश्चंस लिखूँ। फंक्शन ऑफ मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज भैया, वो जूते वाला एग्जाम्पल था, जूता जो बेच रहा था उसका एग्जाम्पल था, जूते के बदले वीट वाला। साथ ही साथ करेंसी में वैल्यू स्टोर्ड होती है। 500 की नोट का मतलब है 500 वैल्यू स्टोर्ड है, 1000 की नोट का मतलब 1000 वैल्यू स्टोर्ड है, 10,000 नोट का मतलब 10,000 वैल्यू स्टोर्ड है। उस नोट का मतलब क्या, वैल्यू स्टोर्ड है, वो तो कागज जिसमें नंबर लिखा है उतनी वैल्यू स्टोर करके रखी है जिससे कि आप उतने अमाउंट की सर्विस या कोई गुड्स आप खरीद सकते हो। ठीक है सर, अब इतना ही पढ़ाया था हमने, ज़्यादा तो उम्मीद नहीं है कुछ मैंने पढ़ाया था। फिर ये पढ़ाया था मैंने ओल्ड फॉर्म ऑफ मनी करेंसी, देखो कैसे मुगलों की करेंसी दिख रही है ना। सबसे पहले तो हम यूज़ करते थे क्या, ग्रेन्स और कैटल्स, ग्रेन्स और कैटल यूज़ करते थे। फिर पंच मार्क कॉइन आया, देखो कैसे बने, सिम डिजाइन बना हुआ है। इन सिक्कों की और इन करेंसी की समस्या ये थी कि इनकी फॉर्जरी आसानी से की जा सकती है, इनको कॉपी आसानी से कर सकते थे। साथ ही साथ मैंने बताया था कि जैसे गोल्ड कॉइन है तो धीरे धीरे इसके कोरोड होके उसकी चीज़ें जो है मान लेके गैनी बैग में हम उसको लेके सेक करें तो उसके पाउडर फॉर्म में रिलीज होगा।
तो उसकी भी हम चोरी कर सकते हैं एक तरह से। तो इसलिए आपके जो पंचमार्क कॉइन्स थे वो इतने सक्सेसफुल नहीं थे। बाद में अलॉय भी लाया गया। अब यहाँ से जो है मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी पढ़नी थी, तो एनसीईआरटी पे एक बार देख लेते हैं। मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी क्या क्या बताओ? डिजिटल वॉलेट, बिटकॉइन चल रहा है ना, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब क्या वर्चुअल करेंसी है, मॉडर्न करेंसी है। बैंक का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कैन एक्सप्लेन द इंटरमीडिएट फंक्शन ऑफ मनी, एक्सप्लेन और इलेबोरेट। मनी कैसे इंटरमीडिएट रोल प्ले कर रहे हैं। अब इंटरमीडिएट रोल का मतलब है, मान लीजिए आपके पास कोई सामान है, जूता है, मेरे पास पैसा है या मुझे जूता खरीदना है, तो वो पैसा क्या कर रहा है, इंटरमीडिएट कर रहा है ना, नेगोशिएशन कर रहा है कि पैसा देंगे आप जूता हमें वापस करोगे। तो मनी बाय प्रोवाइडिंग द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप एलिमिनेट द नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंट बॉन्ड। तो मनी का जो सबसे बड़ा रोल क्या है कि जो डबल कोइंसिडेंट बॉन्ड के पार्ट सिस्टम में उसको खत्म करने का काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये डबल कोइंसिडेंट बॉन्ड को क्या कर रहा है ये, तुम लोग उस क्लास में बैठ गए थे क्या? इट इज नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर शू मैन्युफैक्चरर टू टुक फॉर अ फार्मर हु विल बाय दिस शूज एंड एट द सेम टाइम सेल द वीट। अब जूते वाले को या वीट को, दोनों लोग को ये नहीं देखना पड़ेगा कि भैया एक बंदा हो जो मेरा वीट खरीदे उसके बदले जूता दे, या जूते वाले को ये भाई उसको वीट चाहिए बट उसको वीट उतना नहीं चाहिए, पैसे दे दो, वो थोड़ा बहुत खरीद लेगा, बाकी पैसा सेव कर लेगा। All he has to find a buyer for his shoes. Once he has exchanged his shoes for money, he can purchase wheat or any other commodity in the market. Since money act as a intermediate in the exchange process is called medium of exchange. ऐसे क्वेश्चन था ये। और कोई क्वेश्चन है इसमें? हाँ, ये था ना डबल इंवर्टेड कॉमा में, क्वेश्चन नंबर 9। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद करें। पैसे की वास्तविक कोई अपनी वैल्यू नहीं है, फिर भी उसकी इतनी वैल्यू क्या हो। जैसे वैसे समझ लो, घर में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, डांट सुनते रहते हो, लेकिन एक दिन खो जाओ तो घर वाले पागल, हमारा लड़का कहाँ गया, हमारा बच्चा कहाँ गया। तो वैसे ही है। हाँ जी, कौन है, क्या चाहिए सर? ये ब्लर क्यों हो गया? अच्छा, अपने आप ऑटो फोकसिंग हो रहा है। हो तो गया। अच्छा, वो हाँ कर तो दिया मैंने, और क्या करूँ उसमें? ऑटो दबा देना। क्या दबाऊँ बताओ? एक तो कोई था नहीं, अपने मन से सीख रहा था मैं, बस अब आ जाएगा। आ जाएगा, चलो चलो। वैसे ही करेंसी है ना, कागज का नोट है बट उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है उसकी बड़ी वैल्यू है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मैंने एनसीईआरटी से मार्क कराया था। द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर और नोट एंड कॉइन। अनलाइक थिंग that were used as a money earlier, modern currency is not made of precious metals such as gold, silver, copper. Unlike grain, cattle, they are neither everyday use. देखो पहले क्या था, मान लो गाय है, एज अ फॉर्म ऑफ काउ हमने करेंसी ले लिया, तो हमारे यूज़ आएगी ना, वो दूध वगैरह देगी। या गोल्ड का सिक्का मिल गया तो हम ज्वेलरी बना लेंगे। अब जो तुम्हारे पास नोट है, जैसे अभी सरकार ने कहा 2000 की नोट बंद, और तुम जमा ना करा पाओ उसको बैंक में, उसका क्या यूज़ है? कोई यूज़ है? कोई यूज़ नहीं होगा, वो तो कागज़ हो गया ना। कितने लोगों के नोट, जब नोटबंदी हुआ था, मोदी ने जब किया था, तो क्या हुए थे, लोगों ने काट काट के नाली में बहा दिया था, समुद्र में फेंक दिया था। कितने नोट मिले कटे कटे, नॉट अ लीगल टेंडर। वो स्पीच था कि इतने तारीख से 7 तारीख नवंबर से 500 रुपये की नोट और 1000 रुपये की नोट जो है नॉट अ लीगल टेंडर, ये वर्ड था लीगल टेंडर। तो नोट क्या है, पैसा क्या है, लीगल टेंडर है। द मॉडर्न करेंसी इज मेयरली अ पेपर करेंसी एंड इट इज
accept as a medium of exchange because it is authorized by government of India, so the modern currency without any use of its own, वो खुद की कोई उसकी यूज नहीं है, बट चूंकि सरकार उससे प्रॉमिस कर रहा है कि आप 100 रुपए की चीज से 100 रुपए की कॉमोडिटी खरीद सकते हो, तो हम उसको यूज कर रहे थे। क्वेश्चन था। बैंकिंग सिस्टम आरबीआई अभी हम पढ़ेंगे, आरबीआई का क्वेश्चन। अब कैसे बैंक काम करती है इसमें क्वेश्चन आ रखा है। बैंक क्यों जरूरी है ये भी, अगर मान लो बैंक ना हो, बैंक क्यों जरूरी है खुद सोचो। गांव में बैंक नहीं था तो लाला लोगों से लोग पैसे लेते थे। लाला जो है उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाता था। 1 लाख रुपया लिया तुमने, वो 10 लाख हो जाता था कुछ सालों के अंदर। तो तुमको ज़मीन गिरवी रखे थे, वापस नहीं मिलता था। बैंक क्या करता है, एक तो सस्ते ब्याज पे देता है, प्लस वो सिंपल इंटरेस्ट लगाता है। और वैसे बहुत सा बात ऐसा होता है कि सरकार भी लोन माफ़ कर देती है। अगर बहुत जैसे भी जब भी सरकार बदलती है ना, तो कहते हैं किसानों का 4,000 करोड़ टैक्स माफ़, 4,000 लोन माफ़, 4,000 करोड़ लोन माफ़, मतलब जितने किसान थे उस साल लोन लिए माफ़ हो जाएगा। तो इसलिए बैंक अगर होगा तो एक तो सिक्योर मिलेगा, मिनिमम इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन फिर भी बैंक होने के बाद भी लोग बैंक से लोन क्यों नहीं लेते, सब इस चैप्टर में है। क्यों? बैंक से लोन लेने के लिए आपको कोलेटरल देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा दुनिया भर का। अब गंवार आदमी जिसको अपना नाम भी नहीं लिखने आता है, अंगूठा लगाता है, वो इतने सारे डॉक्यूमेंट कैसे हो, उसका तो आधार कार्ड पे नाम नहीं चेंज करा पाएगा। और उसको फसल लेनी है, बैंक में जाओगे, अप्लाई करोगे, 6 महीने बाद मिलेगा पैसा, तब तक तो फसल खराब हो जाएगी। आपको आज पैसा चाहिए ना सीड्स खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, तो बेटर क्या है, ज़मींदार के पास जाओ, उससे पैसे मांग लो। तो सरकार को इसमें रिफॉर्म करना चाहिए कि पैसे, बहुत रिफॉर्म हो गया है कि सरकार जो है इजी लोन दे देती है, पहले दे देती है, 6 महीने पहले दे देती है। फिर साथ ही साथ अगर फसल खराब हो गई तो सरकार क्या करती है, क्रेडिट कार्ड बनवाती है, बीमा कराती है कि अगर फसल आपकी खराब हो गई है। अच्छा, ये भी नहीं कि बैंक जो है गवर्नमेंट जो ग्रामीण बैंक है पढ़ेंगे, बहुत लोन नहीं देती है। ऐसा नहीं 2 करोड़ रुपये तुमको दे देगी, तुम्हारे ज़मीन का कुछ रेशियो बनाती है कि हम उस रेशियो के साथ उतना ही देंगे जिससे आप केवल सीड फर्टिलाइजर ही खरीद पाओ। शायद ऐसे 4 लाख का ब्रैकेट है, उससे ऊपर नहीं देती है जहाँ तक मुझे पता। ज़्यादा दे सकती है, खेतों पर कितना ज़मीन उस पर डिपेंड करता है। जैसे मेरे ग्रैंडफादर को 4 लाख का ही लिमिट था, तो 4 लाख से ज़्यादा नहीं ले सकते। 4 लाख तक दे देगी 4% के इंटरेस्ट पे। बैंक देती है, जो प्राइवेट बैंक है वो 18% के इंटरेस्ट पे देती है, और लाला 22% पर देते हैं। तो कम, जो ग्रामीण बैंक है वो सस्ता है ना, 4% लग रहा है। प्लस कोई कोलेटरल एसेट नहीं देना, बस आपका अकाउंट खुला होना चाहिए, कोलेटरल नहीं देना पड़ता है। तो बहुत सारे रिफॉर्म बैंक में किए जा रहे हैं। फिर हम पढ़ेंगे इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या सिस्टम है, तुम अकेले बैंक से लोन लेने जाओगी तो शायद तुम्हें ना मिले, लेकिन तुम 4 लोग एक ग्रुप बना लो और एक कंपनी रजिस्टर्ड कर दो कि हम अचार बनाते हैं, पिकल्स बनाते हैं, या हम सिलाई करते हैं। सुई धागा मूवी देखा आप लोगों ने, देखा ना, वरुण की थी। तो सुई धागा, अनुष्का शर्मा और वरुण की थी। सुई धागा की क्या कहानी, वो एक कंपनी खोलते हैं ना छोटी सी कपड़े सिलने की। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या है, गांव की 4-5 महिलाएं जो आपस में एक पिगी बैंक बनाती हैं, छोटा सा बैंक बनाती हैं, गुल्लक टाइप का, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उसमें डालती रहती है, और उस सेल्फ हेल्प, मान लो है XYZ सेल्फ हेल्प ग्रुप नाम से एक अकाउंट खुलवा देते हैं बैंक में। वो पैसा वहाँ जमा होता है, फिर जिसको जरूरत होती है वो अपना निकाल के, बेटी की शादी है, फसल, फिर कमा के फिर रख देते हैं। तो इससे फायदा होता है कि जब सरकार को लोन देना होता है या ग्रामीण बैंक को लोन देना होता है तो वो कोलेटरल नहीं मांगती है। गवर्नमेंट का ऐसा रूल है कि जैसे 100 रुपये मान लो गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया, तो 100 रुपये में से कम 2 रुपये आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप में देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने सभी बैंकों को एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप कितना लोन किस किस सेक्टर में दे सकते हो। आप पढ़ोगे, एजुकेशन में देना कंपलसरी है, किसानों को देना कंपलसरी है, छोटे MSME को देना कंपलसरी है, आप बड़े व्यापारी को भी दे दो। अगर सरकार ऐसा रूल ना बनाए तो सभी बैंक केवल माल्या को ही लोन देंगे, केवल अडानी को ही लोन देंगे, क्योंकि वो बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन है, वो ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे। लेकिन वो क्या करती है, 100 रुपये में से 30 रुपये रिजर्व कर लेती है, 30 रुपये गरीबों को देना है, 70 रुपये किसको भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ेंगे, उसको कहते हैं प्रायोरिटी लेंडिंग, कि कितना लेंड किसको किसको हम लोन दे रहे हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में आएगा अभी। क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर शो दैट मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर फॉर्म ऑफ मनी। ये भी तो मॉडर्न फॉर्म क्या क्या है, करेंसी है, नोट है, डिजिटल करेंसी है, बिटकॉइन है। अर्लियर में क्या था, पंच कॉइन था, ग्रेन्स थे, काउस थे। डिफरेंस कर लो उसका। उसमें बाटा सिस्टम होता था, पर्शिएबल नहीं था, डिविजिबल नहीं था। आपकी करेंसी डिविजिबल है, 100 रुपये की नोट के 100 सिक्के बन सकते हैं। तो आप डायमंड ले जाओ, उसके कहो 100 टुकड़े करो, पॉसिबल नहीं है उसका करना। चलो, ये सारे क्वेश्चन है, हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन अभी
हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 जितना पढ़ा उसे क्वेश्चन नंबर 29 और 30 पे। मनी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे जीवन में, कैसे बताओ भाई? चाय पीना है, पानी पीना है, बिस्किट खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं, पढ़ाई करनी है, फीस देना है, बिना पैसे को तो नहीं होगा। तो मनी तो रोज़ यूज़ है। आज तुम सांस ले रहे हो तो भी पैसा लग रहा है, बोलो कैसे? हाँ, एसी चल रहा है, लाइट का बिल आ रहा है, एमसीडी को पैसा गया है साफ़ सफाई रखने का, कूड़ा ले जाने का, तो पैसा तो हर जगह जा रहा है। तो बिना पैसे के कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? भूख लग गई, स्विगी करना है, पैसा होना चाहिए, ऐसे नहीं स्विगी दे जाएगा। व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम? बस समझा दिया मैंने कि डबल कोइंसिडेंट वांट होना चाहिए। इस सूख आप वो जो एक एग्जांपल दिया आपके बुक में ना, सू मेकर वाला, उसको कोट कर देना। क्या क्या समस्याएं थी? मेंशन द शॉर्ट कमिंग ऑफ बार्टर सिस्टम। तो समस्या यही थी, एक तो दोनों को नीड होनी चाहिए, डबल कोइंसिडेंट, ये सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 32 हिस्टोरिकल आपको बताना पैसे कैसे कैसे बने। तो सब बोल रहा सबसे पहले पैसा क्या था? वही ग्रीन काउ। फिर क्या बना? पंचमार्क कॉइन बना। उससे पहले कौड़ी बना था वो, तो जो आपके बुक में दिया है उसको आप बता देना। फिर मेटालिक कॉइन बना, फिर पेपर कॉइन बना, अब वर्चुअल करेंसी है, डिजिटल कॉइन, डिजिटल करेंसी, डिजिटल। फिर से आते हैं अपने एनसीईआरटी पे और आगे बढ़ते हैं। डिपॉजिट विद बैंक से करना था। तो बैंक कैसे ऑपरेट करती है, मैंने आपको एक एग्जांपल देता है ना। बैंक कैसे काम करेगी? तुमसे पैसा लेके इसको दे देना है, तुमको कम पैसे देने हैं, इससे ज़्यादा उठा लेना है, प्रॉफिट मेरे को कमा लेना है। तो हाउ बैंक ऑपरेट, ठीक है, इसको हम फिर से समझाने की कोशिश कर लेते हैं कि बैंक कैसे काम करता है। तो मान लीजिए ये बैंक है, यहाँ पे होगा आपका डिपॉजिटर जो पैसा जमा करेगा। मान लो मैंने जमा कर लिया 100 रुपये, मैंने कहा 100 रुपये जमा कर रहे हैं, उसने बोला ठीक है, ऐसा है कि आप अगले महीने अगले साल जब आप निकालोगे ना तो आपको 10% ब्याज देंगे आपको, यानी आपको 110 रुपये देंगे। व्हेन आई डिपॉजिट 100 रुपीज़ आफ्टर 1 ईयर आई विल गेट 110 रुपये, 10 रुपये का फ़ायदा हो गया। अब मान लो बोरोवर है, ठीक है, आज रोशन नहीं है ना, पुष्कर बोरोवर है, ठीक है। मान लो इसको खरीदना था आईफोन 15 प्रो मैक्स 1 टेराबाइट, ये लोन लेगा। ये इसने बोला ठीक है भैया आप लोन ले लो, 100 रुपये का नहीं मिलेगा बट समझाने के लिए 100 रुपये ले रहा हूँ। 100 रुपये इसने लोन लिया, लेकिन जब आप 1 साल बाद वापस पैसा देना ना तो 18 रुपये जोड़ के देना, और यानी आपने देना है 118 रुपये, 18 रुपीज़ ज़्यादा। अब इसके पास 18 रुपये ज़्यादा आ गया, उसमें से 10 रुपये इसने इसको दे दिया जिसने पैसे जमा किए थे। अब कितना पैसा बच गया इसके पास? 8 रुपये। तो बैंक ने क्या किया, बस पैसे को घुमाया और 8 रुपये का, इसको कहते हैं पैसे से पैसा बनाना। शेयर मार्केट है ना, बट शेयर मार्केट में लॉस होने चांसेस, इसमें तो लॉस नहीं है। तो जो पहले के लाला होते थे, जमींदार होते थे, पैसा कैसे होता था उनके पास? ऐसे ही होता था, वो ब्याज पे लोन पैसे देते थे, लोन पे पैसे देते थे, बस उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होता था। समझते हो? जैसे अब 118 पे फिर इस पर 18% लगेगा, तो जो पैसा आएगा फिर उस पर 18% लगेगा। यहाँ पे तो 18 केवल किस पे बन रहा है? प्रिंसिपल अमाउंट पे लग रहा है ना, मैथ का टॉपिक है वो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड। ये समझो कंपाउंड में ज़्यादा लगता रहता है। इस तरह से बैंक काम करती है। तो डिपॉजिट विद बैंक में पढ़ते हैं, मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा तो आईपैड से पढ़ता हूँ, या बुक मेरे को कोई दे दो, आईपैड से पढ़ते हैं, बार बार कौन मुंडी घुमा घुमा पढ़े। ऐसा रेफरेंस के लिए ओपन कर दिया गया है। डिपॉजिट विद बैंक, द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी हैज़ अ डिपॉजिट विद बैंक। अब जैसे मेरे पास पैसा ज़्यादा आ गया, सभी तो नहीं यूज़ करूँगा मैं, बचेगा ना पैसा, मंथली सेविंग होगा, वो कहाँ डाल दूँगा मैं? बैंक में। अब देखो मेरा बैंक में पैसा रखा है, मेरे को ये लग रहा है कि कितना फ़ायदा है, 5 लाख रुपये रखा हुआ है बैंक में, बढ़िया है, कोई दिक्कत तो है नहीं। वो मेरे पैसे को घुमा रहा है मार्केट में और पैसा बना रहा है। अब मेरे को कितना दे देगा? अगर मेरा 8% के हिसाब से दे देगा तो 5 लाख का कितना होता है? 8%, जितना भी होगा वो 1 साल का मेरे को दे देगा। और 18% में मेरे पैसे को घुमा दिया, मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन आप जब बैंक भरते हो ना फॉर्म वगैरह, तो वो वहाँ सब टर्म्स कंडीशन मिल रखा है कि वो आपको पैसा घुमाएगा ऑलरेडी। एट द पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी ऑफ देयर डे टू डे नीड्स। फॉर इंस्टेंस वर्कर हु रिसीव देयर सैलरी एट द एंड ऑफ ईच मंथ हैव एक्स्ट्रा कैश एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ।
What do people do with this extra cash? They deposit it with bank by opening a bank account in their name. Bank accept the deposit and also pay amount of interest on the deposit. In this way, people's money is safe with the bank and earn amount of interest. People also have the provision to withdraw the money as and when they required. Since the deposit in the bank account can be withdrawn on a demand, this deposit is known as demand deposit. 1 मार्क का क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिमांड डिपॉजिट. तो डिमांड डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि भैया गए, एक फॉर्म लिया, उसको भरा कि हमको 2000 रुपये चाहिए, है ना, जो मेरे खाते में पहले से रखा हुआ है वो मुझे दे दो. या एटीएम लेके गए, मशीन में डाला और पैसा निकाल लिया. जब एटीएम नहीं था, आज भी गांव में मेरी मम्मी के पास एटीएम नहीं है, वो कहती है कि हैक हो जाएगा, तो एटीएम इंटरनेट बैंकिंग नहीं रखती है. वो सही भी है, होता भी है. मेरे पापा का एटीएम गिर गया था, तो मेरे पापा बड़े होशियार आदमी हैं, उन्होंने एटीएम का पिन भी उसी में लिख के रख दिया था. अब गिर गया वो, अब जिसको मिला उसमें पिन भी मिला पर्ची में, उसने पैसे फट निकाल लिए. वो तो लिमिट था कि 30,000, ज़्यादा नहीं निकला, तो 30,000 ही निकला. फिर पापा को मैसेज आया कि 30,000 डेप्ट हो गया, डेप्टेड हो गया, तो उन्होंने फिर कॉल करके ब्लॉक कराया. पर 30,000 तो गया, आज तक वापस नहीं आया. इसलिए मम्मी एटीएम और ये इंटरनेट बैंकिंग नहीं रखती हैं. ना रहेगा ना गायब होगा. लेकिन दिक्कत क्या झेलना पड़ता है, जब उनको पैसे निकालने पड़ते हैं तो बैंक जाती हैं, वहाँ पे एक फॉर्म रखा होता है, उस फॉर्म में पूरा डिटेल भरती हैं कि हमको 2000 रुपये चाहिए. लाइन लगता है, फॉर्म देती है तो 2000 रुपये मिलता है. इस प्रक्रिया को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट. इसी का फॉर्म बदल गया, इसी को अब डीडी आ गया, चेक आ गया, आपका क्रेडिट कार्ड आ गया, डेबिट कार्ड आ गया, फ़ोन पे आ गया. बट आप क्या कर रहे हो, आपने रखे हुए पैसे को मांग ही तो रहे हो एक तरह से. जब आप पे करते हो फ़ोन पे से, तो कर क्या रहे हो, एक वर्चुअल करेंसी टाइप का कहीं रखा हुआ है, उसको लेके आपने अमेज़ॉन को पे कर दिया. इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी. It is this facility which lend it the essential characteristics of money, that medium of exchange. You would have heard of payment being made by check instead of cash. For payment through the check, the payer who has account with bank make out a check for a specific amount. Check is a paper instruction. तो एक बार क्वेश्चन आया था, आप देखोगे मिलेगा भी, मैंने आज शेयर किया 2 फाइल, उसमें मिलेगा भी कि चेक क्या भला है. तो चेक है क्या, चेक एक पेपर इंस्ट्रक्शन है. अगर आप ध्यान से चेक को देखोगे, इसमें लिखना होगा कहीं चेक, ये देखो, आ जाओ बेटा. अगर आप अपने बुक में भी देखो, थोड़ा ब्लर हो रहा है, आप क्या क्या रहे हो, हमारा नाम ये है, हमको इतना पैसा चाहिए, किसी के लिए लिख रहे हो तो किसी और के नाम पे लिख रहे हो, इतना पैसा पे कर दो मेरे खाते से. जनरली चेक यही तो होता है, आप अगर चेक काट के दे रहे हो तो आपके खाते से पैसा मेरे को आएगा. तो इनको पैसे दे दो. कहाँ से दोगे, चेक नंबर दिखा हुआ है, ये चेक नंबर किससे जुड़ा हुआ है, आपके खाते से. कितना पैसा, वर्ड और सिंबल में लिख दिया हमने, यहाँ पे भी लिख दिया. ये आपका अकाउंट नंबर है, ये चेक नंबर है, जैसे UPI ID होता है उस तरह से. तो ये अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखो तो है क्या, ये चेक क्या चीज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ है चेक. ऑर्डर ही तो हुआ एक तरह से. मैं अगर एक पेज पे लिख दे दूँ, पुष्कर 2 लाख रुपए मेरे को चाहिए, मोहर मार के दे दिया मैंने. एक पेज पे तो लिखा, उसी पेज को एक डॉक्यूमेंट बना देंगे, क्या बोला गया, चेक बुक या चेक बोला. तो क्वेश्चन था व्हाट इज चेक. तो चेक इज अ मोड ऑफ डिमांड डिपॉजिट या मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ एक्सचेंज. तो चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू पर्सन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड. यहां से लेके यहां तक पूरा, कहां से, यहां से लेके, आज चेक से लेके छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें, यहां से लेके यहां तक, ये डिफिनेशन होगा किसका, चेक का. यही डिफिनेशन है व्हाट इज चेक का. Thus, we see that demand deposits share the essential feature of money. The facility of check against demand deposit make it is possible to directly settle payment without use of cash. अब देखो डिमांड डिपॉजिट में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आपने पैसे निकाले ना, एटीएम से निकाले, तो आपके हाथ में क्या है, नोट आया, महकता हुआ या जो भी है, नई नोट आती है ना, नोट आया. बट चेक में एक्चुअली में नोट वोट कुछ नहीं आता है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा चला जाता है, आपके हाथ में कोई पैसा नहीं आया. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिमांड डिपॉजिट एंड चेक. डिमांड डिपॉजिट में आपके हाथ में पैसा आता है, करेंसी आती है, चाहे आप वो फाइल भर के दो, जो मैंने बोला
फॉर्म मम्मी भरती है या आप एटीएम से निकालो। बट चेक में पैसा निकला नहीं, एक्स अकाउंट से वाई अकाउंट में चला गया, वो आपको ऑनलाइन मैसेज आ जाएगा, डिपॉजिटेड, क्रेडिटेड। ये मेन अंतर है डीडी में और चेक में। क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन डीडी एंड चेक। तो चेक इज डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में आपका पैसों से, कैश पैसों से लेन देन हो रहा है, ट्रांजेक्शन में पार्ट कर रहा है, बट इसमें नहीं कर रहा। ये ज्यादा अंतर ध्यान देना है। आगे के पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है, सिंस डिमांड डिपॉजिट आर एक्सेप्टेड वाइडली एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट along with currency, they constitute money in the modern economy. You must remember the role that bank play here. But for the bank, there would be no demand deposit and no payment by the check against this deposit. The modern form of money, currency and deposit are closely linked the working of modern banking system. बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है मैंने बता दिया। आपको पता बैंक का भी एक रूल है, कभी पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, SLR और CAR होता है। SLR CRR दो वर्ड है, SLR एंड CRR, कैश रिजर्व रेशियो, इसका मैं भूल गया क्या नाम है। अगर बैंक के पास 100 रुपये आते हैं ना, तो वो पूरा लोन में नहीं घुमा सकता है। गवर्नमेंट के द्वारा कुछ परसेंटेज बनाई गई है। अगर मान लो, अभी मुझे याद नहीं है, 16% अगर बना दिया गया, इसका मतलब है कि 100 रुपये में से 16 रुपये बैंक हमेशा रखेगा अपने पास रिजर्व। मान लो अचानक से सभी लोग पैसा मांग लिए तो इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ये RBI डिसाइड करती है, समय समय पे इसको चेंज करती रहती है। तो बचा हुआ जो पैसा है, मान लो इसको थोड़ा समझने के लिए 20 रुपये कर देते हैं ताकि हमारे लिए आसान रहेगा। 80 रुपये वो बैंक जो है लोन में घुमा सकती है, 20 रुपये नहीं घुमाएगी। वो 20 रुपये हमेशा रखी रहेगी फॉर द इमरजेंसी पर्पस, कि अगर बैंक करप्ट हो गया या क्रैश कर गया तो इस 20% के हिसाब से जो पैसा उसके पास है वो लैंडिंग वापस डिपॉजिटर को दे सके। इस 80 में से भी सभी लोन कहाँ कहाँ देंगे वो डिसाइड होगा। उसको कुछ परसेंट, मान लो 10% एग्रीकल्चर को देना है, 10% एजुकेशन वाले को देना है, कोई एजुकेशन लोन भी तो आएगा, ठीक है। 10% उसको MSME वाले को देना है, छोटे उद्योगपति को देना है। फिर बचे हुए जो परसेंटेज है वो दे दो किसी को, उद्योगपति को, कोई दिक्कत नहीं। इसको बोलते हैं प्रायोरिटी लैंडिंग, कि आपको इतने इतने पैसे अपने हिस्से स्लैब के आपको देने पड़ेंगे। जैसे पैसा आता है आपके घर में, पापा की तनख्वाह आई 1 लाख रुपये मान लो, तो फिर मम्मी डिसाइड करती है ना कि बेटा इसमें से 20,000 बच्चों की फीस चली जाएगी। तुम लोग अमीर लोग हो ना, उस एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 20,000 का राशन आएगा, 10,000 रुपये किट्टी पार्टी में भी चला जाएगा, बनेगा ना एक। ये हो गया प्रायोरिटी लैंडिंग कि भाई ये तो करना ही है, इसके अलावा फिर जब बचे तो सेविंग में रख देंगे, नए कपड़े खरीद देंगे। पैसे ही बैंक काम करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ फनी बनाने का, बन जाए तो ठीक है लेक्चर। ये हो गया, यहाँ तक पढ़ लिया हमने। इसके बाद है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। तो बैंक कैसे लोन देती है, क्या प्रोसेस है। तो वो जो भी मैंने बताया ना, वो X और Y ऐसे बॉक्स लेके, ये रहा डिपॉजिटर, पैसा दिया बैंक को, बैंक ने इसको वापस किया कुछ इंटरेस्ट के साथ, यही पैसा इसने बोरोवर को दिया, लोन वाले ने कुछ पैसा आपस में दिया, इसका प्रॉफिट कौन कमा लिया, बैंक ने कमा लिया। इस तरह से बैंक जो है लोन क्रेडिट करती है। अब आगे वाला जो टॉपिक है दैट इज 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। 2 तरह का कहानी बताया गया है, एक फेस्टिवल सीजन का और एक सपना का प्रॉब्लम है। और भी कोई है लोग हैं, चलो फॉर्मल वाला होगा, है ना। चलो इसको पढ़ते हैं पहले, बाद में पहले PPT भी देख ले, कुछ PPT में नहीं है। ये तो बता दिया। ये देखो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी, बैंक, चेक, कार्ड, बहुत सारे कार्ड, रुपए कार्ड, मास्टर कार्ड, आपके पास काफ़ी कार्ड होंगे। इन सब चीज़ को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी कौन सी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ से क्वेश्चन आता है, राइट अबाउट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ही डिसाइड करती है कि कितने का नोट छपेगा, कितना बैंक कैसे ऑपरेट करेगी, कहाँ कहाँ बैंक लोन देगी, चेक एंड बैलेंस। अब जैसे रिजर्व बैंक ने ही बिटकॉइन को बैन किया है, कौन सा करेंसी चलेगा, इन सब पे UPI के लिए कौन सा रूल बनेगा, पेटीएम बैंक होगा कि नहीं होगा, छोटे बैंक होंगे कि बड़े बैंक होंगे, उन सब पे RBI का ही काम है। लोन एक्टिविटी, हाँ इसमें लिखा कैश रिजर्व। कैश रिजर्व का मतलब होता है कि बैंक को उतना पैसा अपने पास रखना पड़ेगा, सभी कुछ लोन पे नहीं दे सकते, इमरजेंसी के लिए पैसा रिजर्व करके रखना पड़ेगा। अब वो भी RBI डिसाइड करती है ये कितना रखना पड़ेगा, क्रेडिट या लोन। लोन देने के लिए अभी हम पढ़ेंगे, इन कुछ 5 बातें डिसाइड होती है। पहली, कितना कोलेटरल आप दे रहे हो, लोन लेना तो आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा।
डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना पड़ेगा आपको। कितने साल के लिए लोन ले रहे हो, टर्म ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कितने साल के लिए ले रहे हो, कितने समय के लिए ले रहे हो, वापस कैसे पे करोगे, ईएमआई पे दोगे, टुकड़े टुकड़े में दोगे, कैसे दोगे, और उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा। ये कम से कम 5 बातें जो हैं, इस 5 बातों को कहते हैं टर्म ऑफ क्रेडिट। क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन टर्म ऑफ क्रेडिट, ठीक है। चलिए आते हैं एनसीईआरटी के बारे में फिर से आएंगे। ये वाला टॉपिक उम्मीद कम है, एक बार पढ़ लो, ठीक है। लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक एक बार फिर से पढ़ लो, वही है जो मैंने समझाया है, एक बार रीडिंग मान लो ताकि ये हो जाएगा कि हाँ हमने कॉन्टिन्यूटी में पढ़ा है। 2 पैराग्राफ है ना, पढ़ लो एक बार। देखकर आप पढ़ेंगे यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ लिखा, बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन। देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर लोन फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी। वी शall read more about this in the following section. Bank make use of deposit to meet the loan requirement of the people. In this way, bank mediate the between those who have surplus fund, मतलब डिपॉजिट जिनका ज़्यादा पैसा है, and those who have या दोज नीड फंड, जिसको फंड चाहिए, तो उसके बीच में मीडिएटर का काम, ब्रोकर है बैंक एक तरह से। मुझे फ्लैट चाहिए तो मैं फ्लैट रेंट पे चढ़ाना था, ब्रोकर आया बोला भैया हम आपको चढ़ा दे रहे हैं, आप भी कर देना, आप भी कर देना, हो गया काम। सेम ब्रोकर है। बैंक चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन दैट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर इज दैट द मेन सोर्स ऑफ इनकम। वही 18 रुपये जो मैंने आपको बताया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है, तुमने बैंक में पैसा जमा कर दिया और तुरंत बोला हमको वापस दो, क्या ऐसा होता है? नहीं होता है ऐसा। उसको एक प्रोसेस होती है कि आप इतने दिन तक के बाद ही पैसा निकालोगे। जैसे आप नाम सुनोगे फिक्स डिपॉजिट, एफडी, मम्मी लोग एफडी करा देती है पैसे बचा उचा के। तो एफडी का ड्यूरेशन होता है 1 साल 2 साल 3 साल का एफडी होता है। उससे पहले तोड़ोगे तो एक तो इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा जितना बोला गया, और फाइन भी लग जाता है। जैसे एलआईसी भरी जाती है कि बच्चा बिटिया बड़ी हो जाएगी तो पढ़ाई के काम आएगा, ठीक है। तो वो भी कैसा होता है, 18 साल से पहले तोड़ दिए तो आपको पहले बात तो पैसा मिलेगा नहीं इंटरेस्ट रेट, दूसरा हो सकता है पैसा कम भी हो जाए, 18 साल बाद ही आपको वो पैसा मिलेगा। तो उसमें भी अकाउंट होता है कि आप जो मोड ऑफ पेमेंट के, जैसे मान लो अगर आपका 2 तरह का अकाउंट, सेविंग अकाउंट होता है, एक होता है जिसमें हम क्या याद नहीं आ रहा कि भी जमा किया हमने, उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं मिलता है, बस वो रखा रहता है, पैसा डाले रोज़ ट्रांजेक्शन कर रहे हो आप, तो उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं मिलता है। सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, शायद करंट अकाउंट, उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है क्योंकि आप रोज़ पैसे डाल रहे हो, रोज़ यूज़ करोगे, निकाल, आज 20,000 रुपये डाला, कल से निकालना शुरू कर दिया तुमने, ठीक है। सेविंग है, सेविंग अकाउंट में मिलता है, क्रेडिट अकाउंट में नहीं मिलता है। ओके, इस पे आ जाते हैं हम लोग। 2 डिफरेंट, इसमें 2 कहानी दी है, एक जूता बनाने वाले की है और एक सपना की है ना। हाँ मैं समझ गया। तो क्या हुआ, देखो 2 लोग थे, एक जूता बनाने वाला था, अचानक से जूता बनाने को वो मिलता है प्रोजेक्ट कि भैया ऐसा फेस्टिवल आ रहा है, ईद आ रही है, भाई जूता बांटना है, इतना मेरे को जूता चाहिए। अब दुकानदार को बड़ा सा ऑर्डर मिल गया, लेकिन दुकानदार को जो पैसा दिया बंदे ने, वो एडवांस में थोड़ा सा पैसा दिया, केवल मान लो 5 का जूता मुझे चाहिए, तो मैंने दुकान वाले को केवल 50,000 रुपये दिया एडवांस, टोकन मनी। बाकी जब प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा तो 4,50,000 दे दूंगा। अब दुकान वाला एक्साइटेड, कितना बड़ा ऑर्डर आ गया, और उसके पास भी नहीं है 4,50,000, और आना तो उसको है, तो वो किसके पास जाएगा? बैंक पे जाएगा। बैंक उसको 4,50,000 सेंक्शन कर देगी, कुछ कोलेटरल वगैरह लेके, वो जूता बनाएगा, दे देगा, उसको प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे जो लोन है ये वरदान हो गया, किसके लिए? शू मैन्युफैक्चरर के लिए। दूसरी कहानी सपना की देखिए, सपना को फसल लगानी थी, सपना को भी लोन चाहिए था, बट सपना ने बैंक से नहीं लिया। बैंक से क्यों नहीं लिया? बड़ी सही समस्या थी, डॉक्यूमेंट नहीं था, अंगूठा लगाने आता था, पढ़ी लिखी नहीं थी, प्लस उसके एरिया में बैंक नहीं था। जो ग्रामीण बैंक है पहले बहुत दूर दूर होता था, मतलब ये समझो कि 50-50 किलोमीटर दूर में एक बैंक होता था, अब आ गया गाँव में बैंक है, लेकिन ATM आज भी नहीं है गाँव में, और आज भी बैंक 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है SBI का हमारे गाँव में। तो उसने मनी लेंडर से पैसा ले लिया। लोन तो वो भी है, यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि व्हाट इज लोन। यहाँ पे अभी जो हम पढ़ रहे हैं 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन में, ये बात नहीं है कि एक बैंक से ले रहा और एक बंदे ने लोकल से लिया, ये बात नहीं है, बस समस्या समझाना कि लोन क्या चीज़ है। अब सपना ने लोन ले लिया, फसल खराब हो गई उसकी, भाई फसल तो भगवान के ऊपर है ना, बारिश नहीं हुई, कीड़े लग गए, फसल बर्बाद, पैसे उसने लाला से लिए थे, अब फसल तैयार होता, बेचती, तब ना दे पाती, फसल तो बर्बाद।
लाला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये लोन अभिशाप हो गया। किसके लिए? अभिशाप मतलब पाप। किसके लिए हो गया? सपना के लिए। सपना को अपना खेत बेचना पड़ेगा उस लोन को, या लाला को वो जमीन दे देगी। तो इसमें जो कहानी बताई सलीम और सपना का कहानी, सलीम को चूंकि लोन मिल गया तो उसका बिजनेस चल गया, लेकिन सपना को लोन जब मिला इसको भी लोन। यहाँ पे बात प्राइवेट और सरकारी की बात नहीं हो रही है, बैंक की और मनी लेंडर की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है लोन क्या चीज़ है। जैसे हम रिश्तेदारों से लोन लेते हैं ना, पैसे लेते हैं ना हम लोग रिश्तेदारों में, तुम लोग तो अमीर आदमी लेते होगे या तो दे देते होगे, तो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। देना पड़ता है क्या? कोई नहीं लेता है। मैं अपने फूफा जी से पैसा मांगू 10 लाख रुपया चाहिए, उनको इंटरेस्ट नहीं दूंगा मैं, उनको 10 लाख मिल जाए वापस, वही बड़ी बात है। इसलिए रिश्तेदार पैसा नहीं देते हैं, ये वापस देगा नहीं, है ना। तो मेरे मौसा बहुत लोन दिए कई लोगों को, बट पैसा मिला नहीं उनको, रिश्तेदारों को, फिर अब नहीं देते हैं वो। लेकिन इन दोनों में देखा गया कि इसके लिए तो पॉजिटिव सिचुएशन हो गया और सपना के लिए निगेटिव सिचुएशन हो गया, यही यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। तो फिर सपना की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? लिखा है क्रेडिट इन दिस केस पुशेस बोरोवर इन द सिचुएशन विच इज रिकवरी इज वेरी पेनफुल। तो सपना क्या हो गई? विशियस साइकिल में फंस गई। एक तो पहले से गरीब थी और गरीब हो गई, तो यहाँ पे क्रेडिट जो हो गया सपना के केस में वेरी पेनफुल हो गया। तो क्या करे भाई, सपना कैसे इससे रिकवर हो? तो इससे रिकवर होने के लिए आप लिखा है कि कुछ भरना है इससे कि अब सरकार रोल प्ले करे कि सपना को भी लोन दे सस्ते दामों पे, सस्ते ब्याजों पे। अगर फसल खराब हो जाती है तो क्रॉप का भी इंश्योरेंस होता है, जैसे इंसानों का होता है ना, वैसे क्रॉप का भी बीमा होता है। इफ़ क्रॉप इज फेल, गवर्नमेंट क्या करती है? लोन माफ़ कर देती है। अब इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपने क्रॉप में जाके मिट्टी का तेल लगा के आग लगा दो, उसका इंस्पेक्शन होता है पूरा कि सच में फेल हुआ है, सूखा पड़ा था, बारिश हुआ, उसके हिसाब से कुछ परसेंट सरकार माफ़ कर देती है। ये लोग तो बहुत होशियार है हर चीज़ का। तो इसको कहानी को पढ़ लो, यही दो कहानी होगा, वैसे कुछ खास नहीं होगा, मैं पढ़ देता हूँ एक बार पढ़ते हैं इसको। पता है ये मेरा आईपैड भी कनेक्ट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे चलेगा पूरा, बट उसके लिए अब इसके लिए कनेक्ट करो, कभी करेंगे ज़रूर। लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन अवर डे टू डे लाइफ एक्टिव्स इन्वॉल्व क्रेडिट इन सम फॉर्म ऑफ और अदर। क्रेडिट मतलब लोन refers to the agreement in which lender supplies the borrower with the money, goods or service in return for promise of future payment। तो यहाँ से क्वेश्चन है डिफाइन क्रेडिट, यहाँ से लेके यहाँ डिफाइन क्रेडिट यानी लोन किसको कहते हैं? डिफाइन लोन यहाँ से लेके यहाँ तक डिफाइन क्रेडिट। अगर मान लो इसको थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन करना है तो इसी में जोड़ देंगे डिफाइंड टर्म ऑफ क्रेडिट। 1 मार्क का ही हो गया, 2 मार्क का वो पॉइंट बन गया, 1.5 का बन गया। तो क्रेडिट क्या चीज है? एक तरह का एग्रीमेंट है कि हम तुमको पैसा दे रहे हैं, इसके बदले में तुम वापस कर दोगे एक समय के बाद। ठीक है, 2 कहानी बताने की कोशिश की है, पढ़ते हैं, इसका भी पढ़िए। क्या है? इट इज अ फेस्टिवल सीजन 2 months फ्रॉम नाउ द शू मैन्युफैक्चरर सलीम हैज रिसीव एन ऑर्डर फॉर अ लार्ज trader in the town for 3,000 pair of shoes to be delivered in a month time. To complete production on time, Salim has to hire few more worker for stitching and pasting work. भाई रॉ मटेरियल खरीदना है, अभी उसके यहाँ 2 लोग काम कर रहे थे, वो 10 लोग को और रखना है उसको कि जल्दी हो जाए, तो उसको वर्कर हायर करना, तो पैसा देना पड़ेगा उसको। He had purchased raw material to meet his expenses. Salim obtained loan from 2 sources. First, he asked the leather supplier to supply leather, now promised to pay him later. Second, he obtained, तो 2 तरह से लेता है। एक तो कहता है भाई लेदर वाले को, दुकानदारी में चलती रहती है कि ऐसा तुम हमें दे दो चमड़ा, मैं बना दूंगा, तो जब मेरा जूता बिक जाएगा, फायदा आएगा, तो मैं तुमको तुम्हारे लेदर का पैसा दे दूंगा। तो ये चलता रहता है, ठीक है, दुकानों में चलता रहता है। और जूता बनाने के लिए पैसे चाहिए थे, वो पैसे मांग लेता है वो बैंक से। He obtained loan in cash from large trader as advance 1,000 pair of shoes with a promise to deliver the whole order by end of month. At the end of month, Salim is able to deliver the order and make a good profit and repay the money that he had borrowed. इसका मतलब सलीम भी बैंक से नहीं ले रहा है, ये भी किसी बड़े ट्रेडर से ले रहा है। ये दोनों लोग बैंक से नहीं लिए अभी तक। मैंने जो बताया वो बैंक का बताया, लेकिन हम यहाँ पे जो किस्सा दे रहा है सभी पैसे बैंक से नहीं लिए, बट सलीम का नुकसान नहीं हुआ, फसल बर्बाद नहीं हुई है। इसने भी किसी बड़े ट्रेडर से पैसे लिखा है ना, कि यहाँ लिखा है। Second, he obtained loan in cash from large trader, बड़े व्यापारी, has a advance payment for 1,000 pair of shoes with the promise to deliver the whole order by the end of month. दूसरे केस में आइए,
यहां लिखा है इन दिस केस सलीम ऑब्टेन क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड फॉर प्रोडक्शन। सलीम ने जो पैसे लिए वो किस लिए लिए, ताकि उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, लेबर कॉस्ट वगैरह वगैरह। द क्रेडिट हेल्प हिम, सलीम को ये क्रेडिट हेल्प कर रहा है ऑन गोइंग प्रोडक्शन में जो एक्सपेंसेस खर्च होने वाले हैं उसको टैकल करने के लिए। एंड इसके लिए जो हाईलाइट किया गया है कि क्रेडिट देयर फॉर प्ले अ पॉजिटिव एंड वाइटल सिचुएशन। अब ये जो अभी पीडीएफ अभी दिखा देंगे क्वेश्चन वाले, उसमें क्वेश्चन था कि किस तरह से लोन जो है वो उसका पॉजिटिव आउटकम हो सकता है और कैसे नेगेटिव आउटकम हो सकता है, एक्सप्लेन करो। तो सलीम वाला एग्जांपल देके बताओगे पॉजिटिव और सपना वाला एग्जांपल लेके बताओगे नेगेटिव आउटकम। चलो सपना भी पढ़ लेते हैं। सपने वाले सपना का क्वेश्चन क्या है, सपना में पढ़िए। सपना स्मॉल फार्मर ग्रो ग्राउंड नट मूंगफली ऑन 3 एकड़ ऑफ द लैंड। छोटा सा लैंड, ऐसे बंद कर लो तुम्हारे वहीं से बंद हो जाएगा, ठीक है, फैन बंद कर दूं, ठीक है। सी टेक अ लोन फ्रॉम मनी लैंडर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ कल्टिवेशन होपिंग दैट हार्वेस्ट वुड हेल्प रिपे द लोन। मिडवे थ्रू द सीजन द क्रॉप हिट बाय पेस्ट एंड क्रॉप फेल्योर। उसने पैसा लिया जमींदार से ये सोच के कि फसल जब तैयार हो जाएगी तो पैसे चुका दिया जाएगा, लेकिन हुआ बीच में क्या, सीजन खराब हो गया, कीड़े लग गए, सूखा पड़ गया, फसल ही बर्बाद हो गई उसकी। सपना स्प्रे हर क्रॉप विथ एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड, इट मेक लिटिल डिफरेंस, सी इज अनेबल टू रिपे द मनी लैंडर एंड डेप्ट ग्रो। इसी को बोलते हैं डेप्ट ट्रैप। अभी एक वर्ड आएगा, व्हाट डू यू मीन डेप्ट ट्रैप, डेप्ट ट्रैप इसी में आएगा आगे, डेप्ट ट्रैप, डेप्ट ट्रैप। अब देखो जैसे तो कुछ दोस्त होते हैं, तुमसे उधार ले लिया, अब तुमने पैसे मांगे, उसने किसी और से उधार ले लिया, उससे कुछ रख लिया, बाकी तुमको दे दिया, ऐसे साइकिल चलता रहा। मतलब वो बंदा उधार से कभी बाहर निकला ही नहीं। उसी तरह से जिसके ऊपर लोन चढ़ गया, सपना के ऊपर लोन चढ़ गया, ये कभी लोन से बाहर आ ही नहीं पाएगी। नेक्स्ट ईयर सपना टेक अ फ्रेश लोन फॉर कल्टीवेशन। पुराना लोन तो चुकाया नहीं उसने, नया लोन और ले लिया उसने। इट इज नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर बट अर्निंग आर नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन एंड सी caught in debt and she has to sell part of land to pay off the debt। उस लोन को भरने के लिए उसको कुछ पैसे क्या हुआ, अपना खेत बेचना पड़ गया। इन रूरल एरिया, गांव में द मेन डिमांड ऑफ फॉर क्रेडिट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व कंसिडरेबल कॉस्ट ऑफ सीड। गांव वगैरह में खेती करना इतना आसान नहीं है, खेती के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, बिजली चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, माने उसी से चलेगा, इरिगेशन, पेस्टिसाइड चाहिए होते हैं। अब ट्रैक्टर आ रहा है तो उसके लिए भी पैसा देना पड़ेगा, हार्वेस्टिंग के लिए पैसा देना पड़ेगा, मजदूरों को पैसा, तो पैसा बहुत लगता है खेती करने में। तो यहाँ लिखा हुआ है कि क्या क्या चाहिए होता है, कॉस्ट ऑन सीड्स खरीदने के लिए पैसा चाहिए, फर्टिलाइजर के लिए पैसा चाहिए, पेस्टिसाइड्स के लिए पैसा चाहिए, पानी के लिए पैसा चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए पैसा चाहिए, और कोई चीज़ खराब हो गई तो उसको बनवाने के लिए भी पैसा चाहिए। तो बहुत पैसा लगता है एग्रीकल्चर में। देयर इज अ मिनिमम स्ट्रेच ऑफ 3 to 4 months बिटवीन द टाइम व्हेन फार्मर बाय दिस इनपुट एंड व्हेन दे सेल द क्रॉप। और जो सीड्स लगाने से लेके बेचने तक के बीच का गैप 4 ही महीने का होता है। उसी 4 महीने में तो फसल बर्बाद हो जाएगी या तो बन जाएगा प्रोडक्ट। फार्मर यूजुअली टेक अ क्रॉप लोन एट द बिगिनिंग ऑफ सेशन एंड रिपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट। मतलब मुझे गेहूं की खेती करनी है तो लगाने से लेके फसल तैयार होने तक उसी के बीच में लोन लेते हैं और दे देते हैं। पेमेंट ऑफ लोन जो है क्रूशियल डिपेंड ऑन द इनकम ऑफ फार्मिंग। इन सपना केस द फेलियर ऑफ क्रॉप मेड लोन रिपेमेंट इम्पॉसिबल। She had to sell part of land to repay the loan. Credit instead of helping Sapna improve her earning and left her worse। यहाँ पे जो लोन है उसकी जिंदगी सुधारनी चाहिए थी, जबकि उल्टा उसकी जिंदगी और खराब हो गई। तो लोन ने क्या किया, उसकी जिंदगी को और वर्स्ट किया। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कॉल्ड डेप्ट ट्रैप। ये रहा वर्ड, ये ना, ये डेप्ट ट्रैप। Credit in this case pushes the borrower into the situation from which recovery is very painful। ये सारी कहानी है, यहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। टर्म ऑफ क्रेडिट क्या है बता रहा हूं, कुछ नहीं खास है। टर्म ऑफ क्रेडिट में 4 बातें की जाती है। एक क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज कोलेट्रल, गिरवी क्या रखते भैया, कुछ तो रखोगे ना। कोलेट्रल इज अ एसेट दैट बोरोवर ओन सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइवस्टॉक, डिपॉजिट विद बैंक, ठीक है। अब मुझे जब मान लो बैंक से लोन लेना है, या तो मैं क्या करूंगा, कुछ गिरवी रखूंगा, गहने रख दूं, घर रख दूं, घर का कागज रख दें, गाड़ी का कागज रख दें, ठीक है। डिग्री पे भी लोन मिलती है, एजुकेशन लोन मेरे डिग्री पे भी मिल जाती है, बट वो ज़्यादा होता है। इन सब को क्या बोलते हैं हम लोग। और एक गारंटर भी चाहिए, भैया ये लोन ले रहा है अगर तो कोई गारंटर ले आओ,
है ना, एंड यूज दिस हैज अ गारंटी टू लेंडर अंटिल द लोन इज रिपेड। और अगर जब तक आप नहीं दोगे तब तक आपका जो आपने सामान जमा किया मेरे पास आपको वापस नहीं देंगे। और नहीं जमा कर पाए, जैसे मान लिया पैसा लेके भाग गया, नहीं कर पाए, तो जो भी उसने कोलेटरल रखा था वो तो चलो बड़ा स्कैम है वो, उसको धीरे धीरे सरकार ने क्या किया, नीलाम किया, उससे रिकवर करने की कोशिश की। बट वहाँ पे गलती बैंकिंग क्या है कि अब जैसे हम लोग हैं, अगर मेरे पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो सरकार मेरे को मैक्स टू मैक्स लोन भी 1 ही करोड़ का देगी, जितना कोलेटरल हम दे रहे हैं। बट माल्या को 1 करोड़ का अगर वो कोलेटरल रख रहा है तो उसको 10 करोड़ का लोन दे देंगे, तो बेचने के बाद भी तो 1 ही करोड़ लाएगा। ये हुआ था माल्या के साथ। तो माल्या को पैसा बहुत दे दिया गया, जितना उसने कोलेटरल रखा उससे ज़्यादा रख दिया गया। ये भरोसा कि बड़ा व्यापारी आदमी है, पैसा तो दे ही देगा। हर्षद मेहता वाला कैसा देखना, वो तो कुछ भी नहीं रखता है कोलेटरल। अगर आप देखोगे ना स्कैम हर्षद मेहता वाला वेब सीरीज, तो वो लोन वो क्या रखता है, एक लेटर बनवाता है, लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं उसको, बैंक से लिखवा देते हैं। और वो बैंक लेटर तुम किसी भी बैंक को दिखा कर लोन ले सकते हो। तो यानी वर्चुअली क्या किया उसने, बस एक SBI से लेटर लिखवाया और 500 करोड़ का लोन ले लिया उसने। और उसका कुछ होता है ड्यूरेशन के 90 डेज में भर देना होता है। तो वो देखना वो बहुत अच्छा स्कैम, उसमें भी ये दिखाया गया। If the borrower failed to repay the loan, the lender has right to sell the asset or collateral to obtain payment. Property such as land title, deposit with bank, livestock are the some common example of collateral used for. अब हाउस लोन है, अब तुम्हें घर का लोन लेना, मान लो घर खरीदना, आजकल लोन लेना है, क्या क्या बातें होंगी, सरकार कितने अमाउंट चाहिए भैया लोन, बैंक पूछेगी कितने समय के लिए चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट है तुम्हारे पास, मिनिमम डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ये रहेगा, मोड ऑफ रीपेमेंट क्या होगा, 10 साल में भरोगे, बैंक पूछती है कितने साल के लिए चाहिए, 25 साल के लिए चाहिए, 15 साल के लिए चाहिए, 18 साल के लिए चाहिए। जितने साल के लिए बढ़ाओगे उतना तुम्हारा EMI बढ़ेगा, उतना इंटरेस्ट बढ़ेगा, है ना। और क्या रख रहे हो गिरवी में। अब बताऊं तुम्हें, हाउस टैक्स भारत में इतना महंगा है कि एक लोग हैं पहचान के, उन्होंने 20 लाख लोन लिया यहाँ पे पटेल नगर में घर लेने के लिए, 10 साल का ही था, उन्होंने 40 लाख भरा, यानी 20 लाख उनका इंटरेस्ट हो गया। बहुत महंगा है भारत में हाउस। ये जो बातें लिखी है ना बॉक्स में, इन्हीं बातों को हम लोग कहते हैं टर्म ऑफ क्रेडिट। इन्हीं को क्या बोलते हैं, आप मेरे शर्तों पे राजी हो तो आपको हम पैसे देंगे, ये शर्तें हैं, इसी को बोलते हैं टर्म ऑफ क्रेडिट। कितना पेज बच रहा है अभी, 11 पेज पे पहुंच गए हम लोग, 5 और बच रहे हैं ना, रोक देते यहाँ तक क्वेश्चन डिस्कस करते, आराम से पढ़ेंगे, कल भी होगी क्लास, डेली होगी, खत्म हो जाएगी। 13 तारीख को है ना आप लोग का सलमान का पेपर, तो हो जाएगा ये तो डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि आज अभी साइंस भी पढ़ाना है मेरे को, है ना। ये ना पहली बार पेपर करेंसी चाइना छापा था, हमने पढ़ा प्रिंट कल्चर में, पेपर सबसे पहले कहाँ मिला था, चाइना में। ये जो था ना वो डायग्राम वाला, क्रेडिट और बोरोवर वाला, वही क्वेश्चन है, कैन यू आइडेंटिफाई द रीजन व्हाई बैंक गिव इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट मेड द पीपल। तो आप बता सकते हो कि कैसे इंटरेस्ट जनरेट होता है, कैसे बैंक ऑपरेट करती है। ये क्वेश्चन है वही सपना से है, एक्सप्लेन द डिफरेंट रिक्वायरमेंट फॉर रूरल पीपल फॉर विच दे नीड। गाँव में लोग क्यों लेते हैं लोन, मैंने बताया ना, फसल, सीड्स, फर्टिलाइज़र, है ना, मशीनें, लेबर, तो ये सारी चीज़ें हैं खेती करने के लिए। अभी तो हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर आगे आएगा, ये भी बाद में पढ़ेंगे। टर्म ऑफ क्रेडिट पे क्वेश्चन है, क्या क्या होता है टर्म ऑफ कोलेटरल, कितने समय के लिए ले रहे हो, क्या इंटरेस्ट है, कैसे रीपे कर रहे हो, ये क्वेश्चन टर्म ऑफ क्रेडिट। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ क्रेडिट अकॉर्डिंग टू योर व्यूज, एक्सप्लेन। कोलेटरल, ठीक है, और कुछ होगा इसमें, है ना, मेन तो कोलेटरल के बारे में ही है।
क्या आप ये बता सकते हो कि लोन लेना सही है? क्वेश्चन क्या है, विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल कैन यू एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट? क्या डेवलपमेंट के लिए लोन सही है? अगर सही नहीं होता तो भारत लोन क्यों लेता? तो पता भारत में कितना लोन है? पता नहीं, अभी कल दिया था। भारत तो लोन लेता है विदेशी मुल्कों से। लोन के बिना बिजनेस ही नहीं होगा। जितने बिजनेस ओनर हैं वो सारा काम लोन पे करते हैं। तो लोन बेनिफिशियल है अनटिल अनलेस डेब्ट ट्रैप ना हो। किसान में डेब्ट ट्रैप है। बाकी जितने भी बिजनेस है उसमें एजुकेशन लोन लेना चाहिए इंसान को। एजुकेशन लोन में पता क्या फ़ायदा है? अगर आप आईआईटी में जाते हो, आईएम्स में जाते हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हो, किसी भी बड़े टॉप कॉलेज में जाते हो, जैसे आप वहाँ पहुँचोगे ना, बैंक ऐसे लोन लेके खड़ी रहेगी, चाहिए लो, बिना किसी कोलेट्रल के। जितनी फीस होगी, मान लो 20 लाख फीस है आईएम की, आपको 20 लाख फीस मिल जाएगी बिना किसी कोलेट्रल के। आईआईटी की जितनी फीस है सब मिल जाएगी। और जब तक आपका कोर्स चलता है तब तक आपको उसको इंटरेस्ट नहीं देना था। मान लो 4 साल का बीटेक है तो 4 साल आपको, मान लो 12 लाख फीस आईआईटी की, तो आपको 12 लाख मिल जाएगा डीडी के फॉर्म में। पैसा नहीं मिलता, डीडी मिलता है सेमेस्टर बाय सेमेस्टर। तो भर दो, 4 साल तक आपको उस पर एक भी इंटरेस्ट नहीं देना है। जैसे ही आपकी जॉब लग जाती है, आप पास आउट होते हो, उसके बाद आप उसको भर सकते हो 15 साल तक ईएमआई बना के। तो एजुकेशन लोन से देखो बंदे की, गरीब इंसान की पढ़ाई होगी। जैसे मान लो मेरा आईएम में हो गया, पैसा नहीं मेरे पास, तो मैं 20 लाख लोन ले सकता हूँ। सरकार दे रही है मेरे को, 2 साल बाद देना है, वो भी इंटरेस्ट कम लगेगा, वो भी टुकड़ों में देना, 15 साल तक भर सकता हूँ मैं। तो एजुकेशन लोन लेना चाहिए पढ़ने के लिए। होम लोन लेने में दिक्कत है, बहुत दिक्कत है होम लोन में। गाड़ी के लिए लोन मत लो, ये भी आपको फंसा देती है, गरीब बना देती है। व्हीकल लोन मत लो, बट लेते हैं लोग। लेकिन बिजनेस के लिए लोन ले सकते हो। सरकार बहुत सारी सरकार, मोदी सरकार ने स्टार्टअप लोन निकाला है, जिसमें क्या है, विदाउट मिनिमम कोलेट्रल पे लोन। आपने देखा था अभी मोदी सरकार का स्कीम आया था 60 मिनट में लोन। अगर आपको कोई ऐसा स्टार्टअप है जो कि बहुत ही यूनिक है, सरकार को लगता है कि आप पिच कर पा रहे हो, शार्क टैंक जैसा प्रॉमिसिंग लगता है, तो सरकार आपको मिनिमम कोलेट्रल पे तुरंत 1 करोड़ का लोन दे देगी। एमएसएमई, छोटे दुकानदार, अगरबत्ती बनाने वाले, पेन बनाने वाले, एमएसएमई स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, उनको 10 लाख का लोन मिलता है इंस्टेंट विदाउट कोलेट्रल। विश्वकर्मा समझती हो? विश्वकर्मा, ये जो लोहे का काम करते हैं, सरकार ने उसके लिए भी स्कीम निकाली कि अगर आपको कोई भी छोटा सा उद्योग खोलना है, आपको तुरंत सिंगल विंडो से लोन मिल जाए। लोन इज़ बेनिफिशियल, ठीक है, बट कहाँ और कहाँ नहीं ये आपको पता होना चाहिए। आंसर में दोनों बात लिखना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल सलीम का दिया है, अच्छी बात है। सपना का नेगेटिव बात है यहाँ पे। इसमें ना एग्जाम्पल कोड करना पड़ेगा आपको हर आंसर में, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। ये सब तो बाद में पढ़ेंगे। आरबीआई वाला देख लेना इसमें से। बस यही है यहीं तक, ठीक है। अभी यहीं रोकते हैं, अब ये क्लास और लगा जाएगा, उसके बाद इसको हम लोग ख़त्म करेंगे।